हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म या फिर रेडियोग्राफ। प्रोसेसिंग दी रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ को प्रोसेस करने के लिए हम दो टाइप का यूज करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। पहला है मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेटिक। अगर मैनुअल की बात करें तो उसमें हाथ से काम ज्यादा होगा, ज्यादा काम जो रेडियोग्राफर है उसको करना पड़ेगा, डार्क रूम में जाके काम करना पड़ेगा। पर ऑटोमेटिक में मशीन में ही हमारी जो इमेज है या फिर जो हमारा रेडियोग्राफ है वो प्रोसेस होके आ जाएगा। प्रोसेसिंग में हम मेनली जो लेटेंट इमेज है उसको हम विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हम मेनली मैनुअल प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें हम ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि जो मैनुअल प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इन्वॉल्व होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हमें जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेसिंग है रेडियोग्राफ की, वो करनी पड़ती है। जितने भी प्रोसीजर हैं जो कि लेटेंट इमेज को विजुअल परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग में कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं? पहला है डेवलपिंग, दूसरा है रिंजिंग, तीसरा है फिक्सिंग, देन वॉशिंग, देन ड्राइंग प्रोसीजर। एक होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर में जो लेटेंट इमेज है वो हमारी बन के आएगी डेवलपमेंट में। जो लेटेंट इमेज है उसको हम ब्लैक मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करते हैं। जब हम वॉश करते हैं अपनी फिल्म को तब जितना भी जो डेवलपर का एक्सेस है वो रिमूव हो जाता है। फिक्सिंग में या फिर हार्डनिंग में उसमें हम जो भी अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल हैं वो डिसॉल्व आउट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम दोबारा वॉशिंग करते हैं ताकि जितना भी जो प्रोसेसिंग के जो प्रोडक्ट हैं, जो कि एक्सेस प्रोडक्ट हैं, वो रिमूव किए जा सके। उसके बाद हम ड्राइंग करते हैं ताकि हम वाटर को रिमूव कर सके फिल्म से। मैनुअल प्रोसेसिंग में ये सारे काम जो हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करते हैं और साथ में डार्क रूम होना चाहिए ये काम करने के लिए मैनुअल प्रोसेसिंग में। पर अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो उसमें जो सीआर है, कैसेट रीडर है, वो ये सारे काम कर देता है। मैनुअल प्रोसेसिंग में फ्लोटिंग थर्मोमीटर, टाइमर और टाइम टेम्परेचर चार्ट भी बहुत जरूरी है। ये देखो, ये प्रोसेसिंग का डायग्राम दिया गया है। इसमें हमने एक्सपोजर दिया पेशेंट को, उसके बाद वो इनविजिबल लेटेंट इमेज बन के आई। उसके बाद हम जो इनविजिबल लेटेंट इमेज फिल्म है उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। पहले डेवलपर में डालेंगे, फिर फिक्सर में डालेंगे, देन वॉश करेंगे, देन ड्राई करेंगे, तो हमारी जो इमेज है वो बन के आ जाएगी। पहला स्टेप है एक्सपोजर, जिसमें फॉर्म होता है लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज फॉर्मेशन हमने पहले के सेशन में भी पढ़ा है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। जो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन है वो होता है इमल्शन लेयर की वजह से। इमल्शन लेयर बनी हुई होती है सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल की। जो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है, जब इन पर आके फोटोन गिरते हैं तो जो सिल्वर आयन है वो अलग हो जाते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके ट्रैप हो जाता है सेंसिटिविटी स्पेक्स पर, जो कि सरफेस है इमर्शन का, और पीछे रह जाते हैं सिल्वर आयंस। यही जो सिल्वर आयन है वो बनाते हैं हमारे लेटेंट इमेज। जब इनको हम केमिकली प्रोसेस करते हैं तब ये जाकर जो सेंसिटिविटी स्पेक है उस पे जाके इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होके वहां पे मेटालिक सिल्वर बना देते हैं। सेकेंड प्रोसीजर है डेवलपमेंट। इसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं एक्सपोज फिल्म की। इसमें जो लेटेंट इमेज है वो विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर दी जाती है और इसमें हमारी हेल्प करता है डेवलपिंग सोल्यूशन। ये सारा काम जो है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो डार्क रूम में होता है अंडर ए सेफ लाइट कंडीशन। अब जो डेवलपिंग सोल्यूशन है उसमें हम अपनी जो फिल्म है उसको हम रखते हैं। और जो डेवलपिंग सोल्यूशन वो काम कैसे करता है, वो आयनाइज सिल्वर आयन, जो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है, उनकी जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए वो सिल्वर ब्रोमाइड आयंस के जो क्रिस्टल है उनकी जो एनर्जी है उनको वो रिड्यूस कर देता है और उस वजह से वहां पे जो हैलाइड है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है और जो हैलाइड है वो रिमूव हो जाता है और उसके बाद वो फॉर्म हो जाता है मेटालिक सिल्वर। सॉलिड फॉर्म का मेटालिक सिल्वर बन जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव जो सिल्वर आयंस है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और वहां पे आ जाता है ब्लैक मेटालिक एटम। जो सिल्वर आयंस है जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होते हैं
तो वो अपनी जो ओरिजिनल जो प्योर सिल्वर है उसमें वो फॉर्म हो जाते हैं, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। और ये जो ब्लैक एरियाज होते हैं वो ही हमारी इमेज को फॉर्म करके देते हैं। अब जो डेवलपिंग सोल्यूशन होता है वो टाइम के साथ उसका जो उसका काम है वो वीकन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से उसको हमने बार बार हमें चेंज करवाते रहना पड़ता है, बार बार रिप्लेस करवाते रहना पड़ता है। और ये वीकेंड किन कारणों की वजह से होता है? एक तो बार बार हम इसका यूज करते हैं, साथ में टाइम की वजह से, और साथ में कई बार जो डेवलपिंग सोल्यूशन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर के साथ। मतलब कि एयर की प्रेजेंस में जो डेवलपिंग सोल्यूशन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अगर हम डेवलपर सॉल्यूशन की बात करें तो जो डेवलपर सॉल्यूशन है उसमें हम 5 बेसिक केमिकल का यूज करते हैं, जिसमें पहला है डेवलपिंग एजेंट, दूसरा है प्रिजर्वेटिव, तीसरा है एक्टिवेटर, देन फोर्थ वन इज रिस्ट्रेनर, देन फिफ्थ वन इज हार्डनर एंड लास्ट वन इज फंगिसाइड, बफर्स एंड सॉल्वेंट। तो आप देख लो कि जो मैनुअल प्रोसेसिंग है उसमें हमें एक डेवलपर सॉल्यूशन के लिए ही, जो डेवलपमेंट के लिए ही हमें इतना ज़्यादा जो काम है वो करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा केमिकल हमें यूज़ करने पड़ते हैं। डेवलपिंग एजेंट को हम रेड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। जो डेवलपिंग एजेंट है उसमें हम 3 केमिकल का यूज़ करते हैं, और ये तीनों के तीनों आपने याद रख लेने हैं। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या फिर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, और साथ में इनके आपने जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी याद कर लेने हैं। पहला है हाइड्रोक्विनोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। बी इज इलोन और मिटोल, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है मोनोमिथाइल पैरा अमाइनोफिनोल सल्फेट। सी इज मिटोल या फिर फिनाइन डाइओन 1 फिनाइल 3 पायरा जोलिडोन, इसका केमिकल फॉर्मूला है। डेवलपिंग एजेंट या फिर रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, इसका पर्पस क्या है कि ये जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड है उसको ये मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। और जो अगर हम हाइड्रोक्विनोन की बात करें, ये बेंजीन डेरिवेटिव है, इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो है पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस वजह से बेंजीन डेरिवेटिव है। तो ये एक्ट तो बहुत ज्यादा स्लो रेट पे करता है, मतलब बहुत ही स्लोली काम करता है, पर जो ये इमेज बना के देगा, जो ये रेडियोग्राफिक इमेज बना के देगा, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बना के देगा, बहुत ही शार्प कंट्रास्ट होगा, या फिर जो ब्लैक टोन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। पर जो हाइड्रोक्विनोन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है। अगर आप मान लो कि आप अगर मैन्युअली काम कर रहे हैं डार्क रूम में, तो आपका जो डेवलपिंग एजेंट है, अगर आपको हाइड्रोक्विनोन वहां पे लिखा गया है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वो इनएक्टिव होगा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के नीचे, और वो एक्टिव होता है अबव 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इतना याद रखना कि जो हाइड्रोक्विनोन है वो तभी अच्छे से काम करता है जब 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, और ये 5 मिनट तक, क्योंकि ये स्लो रेट पे काम करता है, तो 5 मिनट तक ये जो टाइम इतना लगेगा है इसको काम करने में। सेकंड केमिकल है इलोन। ये प्रोडक्ट है एनिलीन डाइज का। एनिलीन में हम NH3 होता ही होता है, मतलब जो NH3 यूनिट है ये एनिलीन में होता ही होता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये हाइड्रोक्विनोन से बहुत स्पीड से काम करता है। और अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो ये ज़्यादा शेडो एरियाज या फिर जो शेड्स ऑफ ग्रे है वो ज़्यादा ला के देता है, और ये लेस सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए भी, और ये जनरेट करता है ग्रे टोन्स को। अब जो थर्ड था हमारा डेवलपर केमिकल वो था मेटोल या फिर फिनाइल डाइऑन। ये बाय प्रोडक्ट होता है एनिलीन डाइज का, मतलब एनिलीन को हम किसी दूसरे एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन डाइज का। ये बहुत ही फास्टर काम करता है, पर इसका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से हम इसको एक एफिशिएंट एक्टिवेटर काम करते हैं की तरह देखते हैं हाइड्रोक्विनोन के लिए। मतलब जब हम हाइड्रोक्विनोन में इसको हम थोड़ी अमाउंट में डाल देते हैं तो ये एक्टिवेटर काम करता है, मतलब जो हाइड्रोक्विनोन है उसको ये स्पीड से काम करवाने में हमारी हेल्प करता है। और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये जो केमिकल है, जो हाइड्रोक्विनोन प्लस मिटोल या फिर फिनाइल डाइऑन का जो ये प्रोडक्ट है या फिर जो डेवलपर है, इसको हम जो कॉम्बिनेशन है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसर में।
जब हम इलोन और हाइड्रोक्विनोन को मिक्स कर देते हैं, तब जो हमारी इमेज है वो ब्लैक, व्हाइट और ग्रे शेड्स की आती है। मतलब कि अगर मान लो कि अगर हम इस सिंपली इलोन का ही यूज करें एज ए डेवलपर सोल्यूशन, तो हमारी जो इमेज बनती है उसमें ज्यादा शेड्स आएंगी ग्रे की। पर अगर हम हाइड्रोक्विनोन का यूज करते हैं तो वहां पे ब्लैक या व्हाइट की ही ज्यादा शेड्स आएंगी। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तब हमारा जो रेडियोग्राफिक जो इमेज है वो बहुत अच्छी आती है, उसमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रे शेड्स सभी आ जाते हैं। प्रिजर्वेटिव डेवलपिंग सोल्यूशन में हम सोडियम सल्फाइड का यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। जो प्रिजर्वेटिव है उसका काम क्या है कि जो डेवलपर सोल्यूशन है उसकी ऑक्सीडेशन होने से ये बचाता है। और क्योंकि इसकी खुद की जो ऑक्सीजन की तरफ ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो उस वजह से जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फोनेट बना लेता है। तो इस वजह से जो डेवलपर सोल्यूशन है वो हमारा बच जाता है खराब होने से। नेक्स्ट केमिकल है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ज्यादातर हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। इसके अलावा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटाबोरेट या फिर सोडियम टेट्राबोरेट का भी हम यूज करते हैं एज ए एक्टिवेटर। जो एक्टिवेटर है वो हमें जो सोल्यूशन है उसको वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है, और जो कि रिक्वायर होता है हाइड्रोक्विनोन के लिए ताकि वो एक्ट कर सके। और इसकी पीएच कितनी देता है ये 11। और ये सॉफ्ट कर देता है जेलेटिन को, इमल्शन के जेलेटिन को, ताकि जो इमल्शन है वो थोड़ी फूल जाए और उस वजह से जो डेवलपिंग एजेंट है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सके, अच्छे से नीचे तक पहुंच सके इमल्शन लेयर में। नेक्स्ट केमिकल है डेवलपिंग सोल्यूशन का रिस्ट्रेनर। उसमें हम पोटेशियम ब्रोमाइड और बेंजोथाइजोल का यूज करते हैं। और ये प्रिवेंट करता है, इसका काम क्या है रिस्ट्रेनर का, कि केमिकल फॉगिंग और डेवलपमेंटल फॉगिंग से प्रिवेंट करता है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रोमाइड भी ऐड करते हैं ताकि जो अनएक्सपोज क्रिस्टल है उनकी रिडक्शन को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जब अनएक्सपोज क्रिस्टल की रिडक्शन होती है तब वहां पे फॉगिंग होना शुरू हो जाता है, तो ये अलाउ करता है सिर्फ उन्हीं क्रिस्टल की रिडक्शन को जो कि एक्सपोज हुए होते हैं। नेक्स्ट केमिकल है हार्डनर। हार्डनर हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। ये इमर्शन को हार्ड बनाता है ताकि वो सॉफ्ट ना हो, और साथ में वो स्टिक ना करे रोलर्स के आसपास ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। इसमें हम ग्लूटर एल्डिहाइड का यूज करते हैं एज ए हार्डनर। नेक्स्ट केमिकल है फंगिसाइड। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना कि यहाँ पे भी साइड आएगा, उसका मतलब है किलिंग। और फंजाई है, वैसे यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ लिख दिया है पर यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आएगा, यहाँ पे फंजाई मेनली आता है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अगर हमने प्रिवेंट करना है तो हमने वहां पे बैक्टीरियासाइड यूज करना पड़ेगा या फिर वो केमिकल यूज करना पड़ेगा जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अगर फंगिसाइड हम यूज कर रहे हैं तो वो मेनली किल करता है फंजाई को। अब नेक्स्ट केमिकल है बफर। जो बफर है वो हम डेवलपर में ऐड करते हैं ताकि जो पीएच है वो डेवलपर की बनी रहे। लास्ट पार्ट है डेवलपर सोल्यूशन का सॉल्वेंट। हम डिस्टिल्ड वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, और एक एज ए मीडियम काम करता है ताकि जो केमिकल है वो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर सके इमल्शन के। अब जो अल्कलाइन डेवलपर सोल्यूशन है उसको हमने किस तरह से यूज करना है वो हमने मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ही हमने उसको यूज करना है। और जो सोल्यूशन है उसको हमने 10 से 14 दिनों के आसपास हमने उसको रिप्लेस कर देना है। हमने इससे ज्यादा इसको यूज नहीं करना है, चाहे हमने कितनी भी फिल्म को प्रोसेस किया हो उस सोल्यूशन में। ये देखो ये फ्लो चार्ट दिया गया है डेवलपर सोल्यूशन का, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट, केमिकल और उसके फंक्शन क्या है वो सब बताया गया है। तो अगर मान लो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना देते हो अपने एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और जो एग्जामिनर है वो बहुत खुश होकर आपको मार्क्स देगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से अब आप अपने जो नोट्स हैं उसमें उतार लीजिएगा। थर्ड स्टेप है फिल्म को प्रोसेस करने में रिंजिंग प्रोसेस या फिर स्टॉप बाथ या फिर वॉशिंग। ये हम करते हैं डेवलपर और फिक्सर के बीच में। अब हम ये क्यों करते हैं, ताकि जो जो अल्कलाइन डेवलपर सोल्यूशन है वो फिक्सर में जाके न्यूट्रलाइज ना हो जाए, मतलब कि उसका जो इफेक्ट है वो कम ना हो जाए। इस वजह से हम इसको वॉश कर देते हैं, पहले ही हम अपना जो डेवलपर सोल्यूशन है
वो फिल्म से रिमूव कर देते हैं। अब जो डेवलपर सोल्यूशन है वो जेलेटिन को एक तो सॉफ्ट कर देता है और साथ में जो इमल्शन लेयर है उसको वो फुला देता है, और उस वजह से और साथ में जो केमिकल्स हैं वो भी रिटेन हो जाते हैं डेवलपर के। तो इस वजह से जो जब हम इसकी रिंजिंग करते हैं या फिर वॉशिंग करते हैं फिल्म की, तो जो डेवलपर सोल्यूशन है वो रिमूव हो जाता है, और साथ में जो डेवलपमेंट रिएक्शन है वो रुक जाती है, और साथ में जो अल्कलाइनिटी है रेजिडुअल डेवलपर की वो भी कम हो जाती है। और ये हमने कितने टाइम के लिए करना होता है वॉशिंग? 10 से 15 सेकंड के लिए ही, और रनिंग वाटर में करना है, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी देना है, नहीं, रनिंग वाटर में करना है आपको। और जो टेम्परेचर कितना रखना है अपने वाटर का, वो टेम्परेचर होना चाहिए डेवलपर और फिक्सर के टेम्परेचर के इक्वल, ताकि रेटिकुलेशन को अवॉइड किया जा सके और जो अनइवन एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन है इमल्शन लेयर की, उसको भी हटाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग। जो एसिडिक फिक्सिंग सोल्यूशन है वो अनएक्सपोज्ड और जो अनडेवलप्ड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है उनको फिल्म इमल्शन से रिमूव कर देता है, और साथ में ये रीहार्डन करता है इमल्शन को, जो कि सॉफ्ट हो गई होती हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान। जब हम मैनुअल प्रोसेसिंग करते हैं तो कितने टाइम के लिए हम डेवलपर सोल्यूशन में रख रहे हैं अपनी फिल्म को, उससे डबल टाइम में हम फिक्सर सोल्यूशन में रखते हैं अपनी फिल्म को, और उसके बाद जब हम फाइनल रिंस देते हैं, जब फाइनल वॉशिंग करते हैं अपनी फिल्म की, तो वो हम 3 गुना टाइम रख देते हैं जितना हम टाइम यूज करते हैं डेवलपर सोल्यूशन के लिए। अब ये टाइम कितना ले रहे हैं वो हमें बताता है टाइम टेम्परेचर चार्ट। जो आइडल टाइम कितना होना चाहिए डेवलपर सोल्यूशन में फिल्म को रखने का 680 फ़ारेनहाइट पर, वो होता है 5 मिनट। और अगर मान लो कि अगर इमरजेंसी का केस है, क्योंकि अगर हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि कितने जितने टाइम के लिए हम डेवलपर सोल्यूशन में रखेंगे उतने डबल उसके डबल टाइम के लिए हम फिक्सर सोल्यूशन में रखेंगे। अगर मान लो कि इमरजेंसी केस है तो हम 5 मिनट के बाद फिक्सर सोल्यूशन से जब फिक्सिंग सोल्यूशन से अपनी फिल्म को रिमूव कर लेंगे, ताकि हम उसको थोड़ा वो जो इमरजेंसी केस है उसमें हम अपनी इमेज है वो देख पाएं, और उसके बाद में हम फिर से फिल्म फिक्सर में फिर से डाल देंगे अपनी फिल्म को, ताकि वो अच्छे से जो फिक्सिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। जब हम मान लो कि हम जल्दी में या इमरजेंसी केस में 5 मिनट में ही हम जब फिक्सर सोल्यूशन से अपनी फिल्म को निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेट रीडिंग या फिर बेट व्यूइंग। अगर मान लो कि हम ये जो अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है इनको हम रिमूव ही ना करें, मतलब कि हम फिक्सिंग जो सोल्यूशन है उसका यूज ही ना करें, तब क्या होता है? तब होता है कि जो रिजल्टेंट फिल्म बनती है वो कुछ महीने बाद ही डिसकलर हो जाती है, मतलब कुछ महीने बाद ही उसका जो रंग है वो उड़ जाता है। अब फिक्सर में हम कौन सा फिक्सर सोल्यूशन का यूज करते हैं? तो उसमें हम 4 बेसिक इंग्रेडिएंट डालते हैं। पहला है फिक्सिंग एजेंट, दूसरा है प्रिजर्वेटिव, तीसरा है हार्डनिंग एजेंट, एंड देन फोर्थ वन इज एसिडिफायर। ये देखो, ये फिक्सर की कंपोजिशन का फ्लो चार्ट दिया है जिसमें आपको इंग्रेडिएंट दिया गया है, केमिकल दिया गया है, उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है और साथ में उसका क्या फंक्शन है वो बताया गया है। अगर फिक्सिंग एजेंट की बात करें, पहला इंग्रेडिएंट है हमारा फिक्सिंग एजेंट। तो इसमें जो केमिकल हम कौन सा यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट। और इसका फंक्शन क्या है? ये अनएक्सपोज्ड या फिर अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को इमल्शन से रिमूव कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव, और इसमें हम केमिकल कौन सा यूज करते हैं? सोडियम सल्फाइड। और इसका फंक्शन है ये फिक्सिंग एजेंट की डिट्यूरेशन से प्रिवेंट करता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है हार्डनिंग एजेंट, इसमें हम पोटाशियम एलम का यूज करते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? ये श्रिंक कर देता है और हार्डन करता है जेलेटिन को इमल्शन में। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एसिडिफायर, और इसका केमिकल कौन सा है? एसिटिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। और ये न्यूट्रलाइज कर देता है अल्कलाइन डेवलपर को, और साथ में ये जो फर्दर डेवलपमेंट है उसको ये रोक देता है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्वेंट, और इसको जो डेवलपर सॉल्यूशन की तरह है इसमें हम वाटर का यूज करते हैं, और ये क्या फंक्शन करता है? ये केमिकल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। फिक्सिंग के बाद भी एक फाइनल वॉश होता है।
फाइनल वॉश में हम जो फिक्सर केमिकल हैं उसको रिमूव करते हैं, जो भी एसिड थायोसल्फेट है या फिर सिल्वर सोल्ट है फिल्म में से। अगर मान लो कि हम वॉशिंग अच्छे से ना करें तो हमारी फिल्म ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल वहां रह ही जाएंगे अगर हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। तो हमने उन जो केमिकल हैं, जो फिक्सर केमिकल है, उनको अच्छे से रिमूव करना है अपनी फिल्म में से। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेवलपर फिक्सर और जो वाटर है, वो 15 फ़ारेनहाइट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इससे मतलब कि जैसे 14 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हो सकता है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारी जो फिल्म है उसमें अनइक्वल स्वेलिंग हो जाएगी, हो सकता है इमल्शन लेयर में श्रिंकेज हो जाए और ये हमारी फिल्म को खराब कर सकता है। और अगर मान लो कि हम बहुत लंबे समय तक वॉशिंग करते रहे तो उतने ही टाइम के लिए वॉशिंग करना है जितने टाइम के लिए आपको रेकमेंड किया गया। अगर मान लो कि बहुत लंबे टाइम के लिए वॉशिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी जो इमल्शन है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारी इमल्शन लेयर पर स्क्रैचेस भी आ जाएं। लास्ट प्रोसीजर है ड्राइंग। ड्राइंग 3 तरीकों से की जाती है। पहला है कि हम फिल्म को हैंग कर देंगे ड्रिप ट्रे के ऊपर। दूसरा मेथड है फैन से ड्राइंग की जाती है। फैन डायरेक्टली ब्लो नहीं होना चाहिए फिल्म पर। तीसरा मेथड है कैबिनेट ड्रायर, जिसमें फैन भी होता है, उसके जो कैबिनेट होते हैं उसके बीच में फैन होता है और साथ में कुछ हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो कि हमारी फिल्म को सुखा देते हैं। अच्छा, हम ड्राइंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वेट फिल्म रहेंगी तो उस पर स्क्रैच पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हो सकता है कि हमारी फिल्म डैमेज भी हो जाए, तो इस वजह से हमारी ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए। पहली बात तो डस्ट नहीं होनी चाहिए एयर में। अगर इन केस डस्ट प्रेजेंट है तो वो हो सकता है इम्बेडेड हो जाए इमल्शन लेयर पर, इमल्शन लेयर के साथ चिपक जाए तो हमारी जो इमेज है वो बहुत ही खराब आएगी। उसके अलावा जो बेड रेडियोग्राफ है उनको हमने हैंगर से रिमूव नहीं करना जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। और जो डेवलपर है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है टैंक के, और जो वाटर बाउथ होता है वो सेंटर में होता है और जो फिक्सिंग सोल्यूशन होता है वो राइट हैंड साइड रखा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपको इनकेस लोकेशन पूछी जाए डेवलपर वाटर और फिक्सर की, तो आपने बता देना है कि जो डेवलपर है वो लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, वाटर बीच में, और जो फिक्सिंग है, फिक्सिंग सोल्यूशन है, वो राइट हैंड साइड रखा जाता है। जो डेवलपर है उसको पहचानने का एक और तरीका है कि उसका अगर आप उसको टच करके देखोगे तो आपको कुछ सोपी जैसा फील आएगा, मतलब जैसे आप साबुन को टच करते हो वैसा वाला फील आएगा। अगर आप फिक्सर को टच करते हो तो आपको विनेगरी फील आता है। अगर मान लो कि विनेगरी ओडोर आती है, ओडोर का मतलब होता है विनेगरी स्मेल आती है। अगर आपने सिरका वगैरह खाते होंगे आप, तो उस तरह की स्मेल आएगी या फिर उस तरह का कुछ टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेवलपर और फिक्सर को। ये देखो, ये प्रोसेसिंग के स्टेप्स की डायग्राम दी गई है। यहाँ पे एक्सपोज्ड फिल्म है, उसको फिर हम डेवलपिंग करेंगे। उसके बाद फिर जो सिल्वर प्रेसिपिटेशन है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, देन फिर वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के बाद फिक्सेशन होता है, देन फिर फाइनल वॉशिंग एंड ड्राइंग होती है। उसके बाद हमारा जो फाइनल रेडियोग्राफ है या फिर फाइनल जो फिल्म है वो बन के आती है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बस इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम प्रोसेसिंग की टाइप पढ़ेंगे।